आज हम पढ़ने जा रहे हैं HIC 6 यानी कि 5th चैप्टर का 6th स्टैंडर्ड। सो HIC 6 बात करता है मेनली सर्विलेंस के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा था HIC प्रोग्राम, उसका इम्प्लीमेंटेशन। अब हम पढ़ेंगे सर्विलेंस करेंगे हम अपने डेटा को। इसके लिए आप जुडिशियस मिक्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव सर्विलेंस मेथड यूज कर सकते हैं। अपना डेटा जो है वो आप मंथली बेसिस पर एनालाइज कर सकते हैं और उसको कंसोलिडेट करके एनुअल डेटा आपके पास अवेलेबल होगा। तो सबसे पहले एक्टिव पैसिव सर्विलेंस की मैंने बात करी, वो समझिए। एक्टिव सर्विलेंस मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जो कि इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोफेशनल हैं या आपकी इन्फेक्शन कंट्रोल टीम जो है वो जब डेटा को कैप्चर कर रही हैं तो वो डायरेक्ट सर्विलेंस है। और अगर किसी दूसरे पर्सन के थ्रू वो डेटा टीम के पास आ रहा है, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम या इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोफेशनल के पास आ रहा है, तो वो आपका पैसिव सर्विलेंस कहलाएगा या इनडायरेक्ट सर्विलेंस कहलाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सर्विलेंस कहलाएगा आपका, या एक्टिव या पैसिव सर्विलेंस आप इसको कह सकते हैं। तो बेसिकली आपको सर्विलेंस करना है रिस्क रेट ट्रेंड्स, ये डेटा का कैप्चर करना है। सो मंथली बेसिस पर आप डेटा कैप्चर करेंगे, क्या इन्फेक्शन का रेट चल रहा है, क्या ट्रेंड है, उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, नेसेसरी एक्शंस लेंगे, उस पर करेक्टिव एक्शंस लेंगे। सो जैसा कि मैं हर स्टैंडर्ड में बात करता हूं, अगेन यहां पर भी आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट होगा, या आपके जो भी इस स्टैंडर्ड में बात हो रही है वो सारी बातें डिटेल में हमको अपने HIC मैनुअल में मेंशन करना होगा कि हमारे कौन कौन से इन्फेक्शन रिस्क रेट ट्रेंड्स हैं जिसको हम कैप्चर करेंगे। क्लियर है, कौन कौन से हमारे बेसिकली जो अगले चैप्टर में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, इंडिकेटर्स, क्या क्या हमारे इन्फेक्शन रेट्स को पता करने के लिए हम क्वालिटी इंडिकेटर्स यूज करेंगे। क्लियर है, तो वो सारी चीज़ें हमारी सर्विलेंस में ऐड ऑन हो जाएंगी। तो डेटा मंथली आपको कैप्चर करना ही करना है और एनुअल बेसिस पे उसका रिजल्ट जो है वो डिस्कस करना है। अब ये डिस्कस करने के लिए हमने बात कर चुकी, हमारी HIC कमेटी होती है, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। तो उस कमेटी में आपके रिस्क रेट ट्रेंड्स जो हैं वो डिस्कस होंगे। और ये इस कमेटी की फ्रीक्वेंसी क्या बताई थी मैंने, मंथली। सो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी की मीटिंग मंथली होगी, तो मंथली आप जो पास्ट मंथ का जो डेटा है उसको आप डिस्कस कर सकते हैं और उसके बेसिस पे नेसेसरी एक्शंस की रिक्वायरमेंट है तो वो आप लेंगे, करेक्टिव एक्शन एज वेल एज प्रिवेंटिव एक्शन। नाउ ये जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, सर्विलेंस का डेटा जो कलेक्ट कर रहे हैं, इसको अगर आप पैसिव मेथड के थ्रू कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इनडायरेक्ट कलेक्ट हो रहा है आपके पास डेटा, तो आपको उसको वेरीफाई करने की जरूरत है, डेटा को वैलिडेट करने की जरूरत है। लेकिन अगर खुद ही इन्फेक्शन कंट्रोल टीम डायरेक्ट डेटा कलेक्ट करती है सर्विलेंस का डेटा, तो फिर नेसेसरी नहीं है आपको उसको वेरीफाई करना, क्योंकि खुद ही टीम कलेक्ट कर रही है। बट अगर लिंक नर्सेज के थ्रू या आपने डिपार्टमेंट इंचार्जेस बनाए वो उनके थ्रू आप डेटा ले रहे हैं कि अच्छा आपके यहाँ कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई कॉटी हुआ है, कोई क्लैप्सी हुआ है, ठीक है, कोई आपको नीडल स्टिक इंजरी हुई है, इस टाइप का कुछ भी जो भी आपने इंडिकेटर्स इन्फेक्शन कंट्रोल में आपने बनाए हुए हैं, उस टाइप का डेटा आपके पास आ रहा है, उस डेटा को वैलिडेट करने की जरूरत पड़ेगी इफ इट इज प्रोवाइडेड इनडायरेक्टली टू यू पैसिव मेथड में। एक्टिव मेथड है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है इन्फेक्शन कंट्रोल टीम का, तो उस केस में आपको नेसेसरी नहीं है वैलिडेट करने का, क्योंकि खुद ही आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो आप वैलिडेट क्या करेंगे, अब वैलिडेट करेंगे कैसे वो समझिए आप।
या वेरीफाई कैसे करेंगे? जो भी डेटा आपके पास आ रहा है उस सारे डेटा को आपको एनालाइज करना है, अच्छे से चेक करना है, और अगर लग रहा है कि कोई डेफिशिएंसी है तो उसको वेरीफाई करना है। दूसरा मेथड है आपका रैंडम सैंपलिंग। तो एक तो आप क्या करेंगे, गो थ्रू ऑल द डेटा, जो भी आपके पास डेटा है वो सारा डेटा आपको कैप्चर करना है। दूसरा मेथड है आपका रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग का मतलब ये समझ लीजिए आप कि आप जो डेटा है आपकी इन्फेक्शन कंट्रोल टीम ने किसी ने जाके वैलिडेट कर लिया, कुछ डेटा कहीं से भी कैप्चर कर लिया और फिर उसको मैच किया जो डेटा दिया है। फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा आया है आईसीयू से, वार्ड से, एनआईसीयू से, पीआईसीयू से, ओटी से, डिफरेंट जगह से डेटा आया हुआ है। आपने किसी भी एक जगह एरिया में डेटा को खुद कलेक्ट किया, खुद ऑब्जर्व किया और फिर इसको मैच किया जो डेटा दिया था उससे। अगर उसमें वेरिएशंस हैं तो इट मीन्स डेटा जो कैप्चर हो रहा है उसमें प्रॉब्लम है। स्टाफ को या तो एजुकेट करने की ज़रूरत है या स्टाफ उसको ठीक से कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो वहाँ पर आपको एजुकेशन देना पड़ेगा, स्टाफ को एजुकेट करना पड़ेगा कि डेटा कैप्चर कैसे करना है, राइट। स्टाफ को ही नहीं पता, जैसे मैं जनरली एक एग्जांपल देता हूँ कि स्टाफ को डेफिनेशन ही नहीं पता मेडिकेशन एरर की। मान लीजिए उसको पता है कि केवल गलत पेशेंट को दवाई दे दी या गलत डोज दे दिया तो उसको मेडिकेशन एरर बोलते हैं। तो मैंने एमओएम क्लास में आपको बताया था ना, मेडिकेशन एरर में कितने सारे पॉइंट्स कवर होते हैं। अगर वो पॉइंट्स स्टाफ को पता ही नहीं है तो मेडिकेशन एरर का डेटा क्या होगा, सही नहीं होगा। जो भी डेटा दिया जाएगा वो अंडर रिपोर्टिंग कहलाएगा। क्लियर है? तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट डिटेल पता होना चाहिए। अब सर्विलेंस में क्या क्या चीजें हम इंक्लूड करें? सर्विलेंस में हम इंक्लूड करेंगे कोई भी कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन या रिपेयर वर्क हो रहा है उस एरिया को। HAI रेट्स, HAI तो आप पढ़ ही चुके हैं, समझ चुके हैं पहली क्लास में, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। तो उसके क्या रेट्स, ट्रेंड्स हैं, कॉटी कितने हो रहे हैं हॉस्पिटल में, क्लैप्सी कितने हो रहे हैं, वैप कितने हो रहे हैं, SSI कितने हो रहे हैं, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूले को हमें कैप्चर जरूर करना, ध्यान रखना है। इसका कहने का मतलब ये है कि आपको केवल जो सर्विलेंस में इन्फेक्टेड पेशेंट का ही डेटा नहीं लेना है, इन्फेक्टेड एज वेल एज नॉन इन्फेक्टेड पेशेंट, उनका डेटा भी कैप्चर करना है, ठीक है। अब समझिए, इन्फेक्टेड पेशेंट, नॉन इन्फेक्टेड पेशेंट का डेटा इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि अगर आपने केवल इन्फेक्टेड पेशेंट का डेटा लिया तो आप ट्रेंड कैसे निकालेंगे, रिस्क कैसे निकालेंगे, कंपेयर किसके साथ करेंगे। इसलिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही आपको कैप्चर करना है कि इतने पेशेंट्स पर इतने इन्फेक्शन हुए या इतने पेशेंट्स के वॉल्यूम पर इतना इंजरी हुई, कोई नीडलिस्टिक इंजरी हो गई, ठीक है। तो आपको वो डेटा कैप्चर करना है। तो HAI कैप्चर करना है, कोई कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, रिपेयर का वो है वो कैप्चर करना है। हाई रिस्क एरियाज का सर्विलेंस करना है। हाई रिस्क एरियाज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आपके जो एरिया जैसे OT हो गया, ICU हो गया, लेबोरेटरी हो गया, तो उन एरियाज में आपका डायलिसिस हो सकता है। तो डिफरेंट जहां पर रिस्क ज़्यादा है, इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा है, वो एरिया आपके हाई रिस्क एरियाज कहलाते हैं। तो उन एरियाज का आपको सर्विलेंस करना जरूरी है, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका एरिया, हाई रिस्क एरियाज का सर्विलेंस। दूसरा आपका इन्फेक्शन स्प्रेड होने वाला HAI, जो जिसको हम बोलते हैं हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, जो हमारे हॉस्पिटल से पेशेंट को हुआ क्योंकि हमने प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए, उसको कैप्चर करना है, उसका सर्विलेंस करना है कि कितना हो रहा है। उसी के बेसिस पे तो हम एक्शन लेंगे कि कहीं हमारे यहाँ क्लैप्सी, कॉटी बढ़ तो नहीं रहा,
ज़्यादा तो नहीं हो रहा, या हो भी रहा है नहीं हो रहा है, क्लियर है। बट अगर डेटा 0 आ रहा है तो आपको उसको जरूर वेरीफाई करने की ज़रूरत है। ये कहीं 0 डेटा आ रहा है इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि स्टाफ को पता ही नहीं है डेटा में क्या कैप्चर करना है, गलत डेटा कैप्चर कर रहा है, ठीक है। आप सर्विलेंस में और क्या चेक करेंगे, हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन भी आपके सर्विलेंस में आएगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट है ये। किसके लिए बताया था ना, इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हैंड हाइजीन। यहाँ प्रोटोकॉल है हैंड हाइजीन। आप हाथ धो के इन्फेक्शन को काफ़ी हद तक, इवन अभी एम्स में कुछ टाइम पहले रिसर्च हुई थी आईसीयू में, उसमें भी यही निकल के आया कि हैंड हाइजीन से जो इन्फेक्शन रेट है वो काफ़ी रिड्यूस हुई है, ठीक है। तो इसलिए आपको रेट ट्रेंड्स निकाल सर्विलेंस करना जरूरी है हैंड हाइजीन का। ये हैंड हाइजीन का सर्विलेंस जो है वो आपको कैटेगरी वाइज करना है। ऐसा कैटेगरी वाइज का मतलब समझिए कि डिफरेंट कैटेगरी के जो टीम है आप हॉस्पिटल में, जैसे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जैसे लैब का स्टाफ हो गया आपका, आपके हाउसकीपिंग स्टाफ हो गए, अदर स्टाफ हो सकते हैं, वार्ड बॉय, वार्ड लेडी, जो भी डायरेक्ट पेशेंट केयर के साथ जुड़े हुए स्टाफ हैं, डायरेक्ट पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं, उन स्टाफ का आपको हैंड हाइजीन का सर्विलेंस करना जरूरी है। आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए WHO का ऑब्जर्वेशन फॉर्म होता है जो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है। तो जब भी रिकमेंडेड की बात करते हैं तो मेरे को बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको हमेशा याद रखना है CDC, WHO, SHEA, दीज आर द बेस्ट गाइडलाइंस टू फॉलो टू प्रिवेंट इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आपको बेस्ट गाइडलाइंस हैं CDC की, WHO की, SHEA की, ठीक है, जिसके बारे में डिटेल में मैं आपको पहली क्लास में भी बता चुका हूं, आपको याद होगा। सो आपको हैंड हाइजीन ऑब्जर्वेशन फॉर्म यूज करना है WHO का, एंड देन कैटेगरी वाइज आपको डेटा कैप्चर करना है, और उसको जो रिजल्ट हैं जो डेटा के वो आपको फीडबैक देना है कंसर्न पर्सन को। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर का जो हैंड हाइजीन कंप्लायंस रेट है वो ठीक नहीं है। मान लीजिए आपने एक टारगेट बनाया है कि कम से कम 80% तो होना ही चाहिए। तो आपका एनुअल टारगेट हो गया, आपने कमेटी में डिस्कस किया कि लेट्स स्टार्ट विथ 80%, अगर आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, या आपने पिछले जो रिस्क रेट ट्रेंड्स थे उसके बेसिस पे आपने अपना बेंचमार्क सेट किया कि हमारा इस साल का बेंचमार्क हम ये रखेंगे। तो मान लीजिए पिछली बार था 70% या 75%, इस बार आपने 80% रखा कि लेट्स रीच टू द 80%, नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। और आपने देखा कि डॉक्टर का जो रेट, कंप्लायंस रेट है हैंड हाइजीन का, वो अभी भी 70% है या 60% है और नीचे जा रहा है, तो आपको फीडबैक देना पड़ेगा। या सेम वे नर्सिंग का है, हाउसकीपिंग का है, किसी का भी है, आपको उसको इंडिविजुअली कलेक्ट करेंगे, कैटेगरी वाइज कलेक्ट करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि कहाँ पर हमें कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, कहाँ पर कुछ ट्रेनिंग देने की, एजुकेट करने की ज़रूरत है। कई सारे रीजन हो सकते हैं उसके, तो रीजन तो फाउंड आउट करने हैं आपको कि किस रीजन की वजह से ये जो रिस्क जो है, रेट जो है हैंड हाइजीन कंप्लायंस का, वो हमारा अचीव नहीं हो रहा है, जो हमारा बेंचमार्क है उसको। तो RCA करना है, रूट कॉज एनालिसिस फाइंड आउट करना है, और जो भी हमें मिले, मे बी एटीट्यूड प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी ट्रेनिंग नहीं हो सकती, मे बी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो सकती, कई सारे रीजन हो सकते हैं। करना तो चाहते हैं, हैंड रब ही नहीं है वहाँ पर अवेलेबल, तो हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल फॉलो कैसे करेंगे। इसलिए पहले भी मैंने क्लास में बताया कि बहुत सारे हॉस्पिटल क्या करते हैं, पेशेंट के रूम के बाहर ही सैनिटाइजर लगा देते हैं, पेशेंट के बेड पर ही सैनिटाइजर लगा देते हैं।
इतना सारा अवेलेबिलिटी करा देते हैं कि कोई ये ना बोल सके कि फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वी वांट टू डू। उसके अलावा हैंड हाइजीन साइनेजेस डिस्प्ले करते हैं थ्रू आउट द एरिया, बहुत सारी जगह ओपीडीज में, किस लिए कि कोई ये ना बोल सके कि हमें पता ही नहीं है क्या फॉलो करना है, कब कब हैंड वॉश करना है। तो हैंड हाइजीन मूवमेंट्स, हैंड वॉशिंग स्टेप्स वो भी डिस्प्ले करते हैं। क्लियर है? पर्पज क्या है? पर्पज ये है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारा हैंड हाइजीन कंप्लायंस का रेट इंक्रीज हो, क्योंकि हैंड हाइजीन मैंने जैसे बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हैंड वॉश करेंगे, हैंड रब करेंगे तो इन्फेक्शन को हम स्प्रेड करने से सबसे ज़्यादा बचा सकते हैं। क्लियर है? सो हैंड हाइजीन का ऑडिट भी करना है, हमें सर्विलेंस में ऐड करना है और फीडबैक देना है जहां पर भी हमारी कंप्लायंस अचीव नहीं हो रही है। क्लियर है? और क्या सर्विलेंस करेंगे आप? एमडीआरओ पता है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एमआरएसए, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस, स्टेप्टोकोकुलस और यस एमआरएसए जिसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है? ग्राम नेगेटिव मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस से समझ रहे हैं? ग्राम नेगेटिव वीआरई, वीआरई क्या होता है? वीआरई क्या है बेसिकली? सो वीआरई है बेसिकली वेनेरोमिसिलिन रेजिस्टेंस ई एंट्रो कोकोई। ये थोड़े से बोलने में मे बी मैं वर्ड ठीक से यूज कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। सो वीआरई, एमआरएसए, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ग्राम नेगेटिव, इसकी मैंने बात करी आपसे। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि डिटेल में बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। एमडीआरओ क्या होता है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, मतलब ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे वायरसेस जो बहुत सारे एंटीबायोटिक का इफेक्ट खत्म कर देते हैं। मतलब एंटीबायोटिक आप यूज करोगे कोई असर नहीं होगा, कुछ ही एंटीबायोटिक हैं जो केवल काम आते हैं अगर इस टाइप का इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया तो इसका सर्विलेंस करना बहुत जरूरी है। ये जनरली कहाँ डेवलप हो सकता है? हाई रिस्क एरियाज में, जैसे आईसीयू हो गया आपका, तो आईसीयू के पेशेंट्स को इस टाइप के ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकते हैं। ठीक है? जो कि कॉलोनाइज्ड या इन्फेक्टेड पेशेंट से हो सकती है। कॉलोनाइज्ड का मतलब क्या होता है कि बॉडी की सरफेस पर अवेलेबल तो है लेकिन सिम्टम्स नहीं है, और इन्फेक्टेड पेशेंट मतलब है कि सिम्टम भी शो हो रहे हैं। तो जनरली ये कैसे स्प्रेड होता है? सबसे ज़्यादा अगेन वही हाथ से, एक से दूसरे को। मैंने किसी को टच किया तो बॉडी के टच में आके भी हो सकता है, या फिर आपने जिस आइटम को टच किया उसको मैंने टच किया, उसके थ्रू भी ये एक से दूसरे को ट्रांसमिट हो सकता है। सो इसका सर्वेलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है, मतलब एंटीबायोटिक काम ही नहीं करते, मैक्सिमम एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करते हैं ये वायरसेस, बैक्टीरिया, इसलिए इनका सर्वेलेंस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें वो सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं जिससे कि ये स्प्रेड ना हो। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई पेशेंट इन्फेक्टेड है तो उसको आइसोलेट करना या कोहोटिंग करना, एक टाइप की डिजीज़ वाले पेशेंट को एक साथ कर देना जिससे कि वो बाकी पेशेंट्स जो इन्फेक्टेड नहीं उनको स्प्रेड ना हो। ठीक है? बट सर्विलेंस भी करना है कि कहीं ऐसा हो तो नहीं रहा, अगर कोई पेशेंट इन्फेक्टेड तो नहीं हो रहा विद दीज वायरसेस, बैक्टीरिया,
MRSA जिसका एग्जाम्पल है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है, VRE है। इस टाइप के वायरसेस बैक्टीरिया को आपको सर्विलेंस करके पता लगाना पड़ेगा कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं स्प्रेड हो रहा। ठीक है, ये क्लियर है आपको? इसके अलावा जो भी आपका सर्विलेंस का डेटा है, उसको आपको कैप्चर करने के बाद फीडबैक देना है, जिसको हम HIC बुलेटिन के माध्यम से देते हैं। सो HIC यानी कि हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल बुलेटिन, मंथली बेसिस पे हम एक बुलेटिन निकाल सकते हैं जिसमें हमारा रेट्स एंड ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, रिस्क रेट्स ट्रेंड्स, वो डेटा आप कैप्चर करके इस बुलेटिन के थ्रू एजुकेट कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, बता सकते हो अपने हॉस्पिटल में डिफरेंट एरियाज को। जैसे उसमें हम कवर करेंगे HAIs, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन का क्या ट्रेंड चल रहा है हॉस्पिटल में। इसके अलावा आप उसमें कवर कर सकते हैं हैंड हाइजीन का डेटा, यानी कि हैंड हाइजीन का कंप्लायंस रेट क्या चल रहा है उसके बारे में आप फीडबैक दे सकते हो। अदर एस्पेक्ट्स को भी इंक्लूड कर सकते हो, कोई आउटब्रेक हुआ, कोई इन्फेक्शन रिलेटेड कोई नया पैरामीटर, नया कुछ क्राइटेरिया आया तो उसको भी आप बुलेटिन में इंक्लूड कर सकते हो, सो दैट कि एक मंथली फीडबैक मिलता रहे हर डिपार्टमेंट को, कंसर्न एरियाज को, कंसर्न मेजॉरिटी को, जिससे कि वो अपना प्लान बना सके कि हमें कैसे अचीव करना है और दूसरे के साथ कंपेयर भी कर सकें कि हम कहाँ पर हैं। सो जैसे मैंने यहाँ पर बात की आउटब्रेक की, तो आउटब्रेक समझ लीजिए क्या है, इसका भी हमको सर्विलेंस करना है। आउटब्रेक क्या होता है? आउटब्रेक का मतलब है कोई भी डिजीज, कोई भी बीमारी स्प्रेड हो रही है, उसका ऑक्यूरेंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन में और उसका फैलना। जैसे कोविड-19 क्या था, एक आउटब्रेक था इन्फेक्शन का, बट वो बहुत बड़े लेवल पे था। सो आपको अपने सेटअप में बेसलाइन क्रिएट करना होगा किसी भी इन्फेक्शन के लिए। बेसलाइन का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेड जो आपका इन्फेक्शन रेट है उससे ज़्यादा अगर इन्फेक्शन ट्रेंड हो रहा है, इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप उसको आउटब्रेक कह सकते हैं। सो क्लियर हो गया आपका आउटब्रेक? सो आपको एक बेसलाइन क्रिएट करना होगा कि इतना अगर 1-2 केसेज आते हैं तो आप उसको आउटब्रेक नहीं कहेंगे, या इससे ज़्यादा आएंगे तो हम उसको आउटब्रेक कहेंगे। सो यू हैव टू डिफाइन इन योर HIC मैनुअल कि आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शन क्या है, और जब आउटब्रेक होगा तो आप क्या नेसेसरी करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शंस लेंगे। आपको पता लग गया कि आपके हॉस्पिटल में पेशेंट्स को कोई बीमारी होना, पेशेंट नहीं, स्टाफ को या किसी को भी कोई बीमारी होना शुरू हो गई, नॉट ओनली पेशेंट, और वो स्प्रेड हो रही है एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तो आप क्या मेजर्स लेंगे? उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, वो मेजर्स लेने हैं जिससे कि इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा जब भी ऐसा कुछ आउटब्रेक होगा तो आप उससे लर्निंग लेंगे, और फ्यूचर में इस टाइप का इशू ना हो। जब आपने RCA किया और आपको पता लगा कि ये इस रीजन की वजह से हुआ था, तो फ्यूचर में इस टाइप का इंसिडेंट ना हो, आउटब्रेक ना हो, उसके लिए आप नेसेसरी प्लान बनाएंगे, अपना इन्फेक्शन कंट्रोल प्लान बनाएंगे, प्रोग्राम में अपडेट करेंगे, रिवाइज करेंगे, उसको स्टाफ को एजुकेट भी करेंगे, फीडबैक देंगे कि पहले ऐसा हुआ था, स्टाफ ने ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए,
जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि स्टाफ को बोला आपको वैक्सीनेशन करवाना है और स्टाफ ने उसको कैजुअली ले लिया कि ठीक है करा लेंगे, ज़रूरी नहीं है, करा देखते हैं, कैजुअली ले लिया और उसकी वजह से स्टाफ को इन्फेक्शन हो गया और जिन जिन स्टाफ ने वैक्सीनेशन नहीं कराया था उनको इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया, तो आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शन हो गया। तो आपने इसके लिए मेजर्स प्रोटोकॉल बना लिए, प्रोग्राम में बना लिए कि हर स्टाफ का वैक्सीनेशन कराना मैंडेटरी है, जो नहीं कराएगा उसके ऊपर फाइन लगेगा, वॉटएवर जैसा भी आप प्रोसेस बनाए। प्लस आप उसका टेस्टिंग करेंगे स्टाफ का कि उसने वैक्सीनेशन लगवाया नहीं लगवाया, और आउटब्रेक इन्फेक्शन जिस स्टाफ को हुआ या जिस कम्युनिटी में हुआ, आपको उसका फीडबैक अपने नए स्टाफ को, जो आपके नए स्टाफ है उनको ट्रेनिंग के दौरान देना है, बताना है कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ था और ये प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम नहीं चाहते कि आपके साथ हो। तो एजुकेट करके भी आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो, फर्दर आउटब्रेक को कंट्रोल कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। क्लियर है? नाउ सर्विलेंस में आप और क्या कवर करेंगे? जो थ्रू आउट द हॉस्पिटल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए सबसे मेजर डिपार्टमेंट है, वो कौन सा डिपार्टमेंट है? हाउसकीपिंग। क्योंकि हाउसकीपिंग ही सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है इन्फेक्शन को प्रिवेंट और कंट्रोल करने के लिए। तो हाउसकीपिंग की जो वर्किंग है, जो भी हाउसकीपिंग की असाइनमेंट है, काम है, एरिया को क्लीन करने के लिए, हाई रिस्क एरियाज़, नॉन हाई रिस्क एरियाज़, कौन सा केमिकल यूज करना है, कितनी बार करना है, फ्रीक्वेंसी, इसकी इफ़ेक्टिवनेस को हमको चेक करना पड़ेगा। सो इट्स नॉट ओनली कि आपने जो हाउसकीपिंग एरिया का जो भी जहाँ पर भी वो क्लीन करते हैं उसका आपने कल्चर करा लिया, ओटी का, आईसीयू का, केवल वही इसमें बात नहीं हो रही है। आप कोई चेकलिस्ट डेवलप करें, एक चेकलिस्ट बनाएं इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए हाउसकीपिंग सर्विसेज की डिफरेंट एरिया में। जैसे आपका वॉशरूम क्लीन है प्रॉपरली नहीं है, आप उसके लिए चेकलिस्ट बनाते हैं, ठीक है। आप एरिया वाइज चेकलिस्ट बनाएं कि किस किस जगह क्या क्या क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है और क्या वो क्लीनिंग हो रही है नहीं हो रही है। तो आप वो एक चेकलिस्ट डेवलप करें, उस चेकलिस्ट के बेसिस पर आप चेक कर सकते हैं हाउसकीपिंग की इफेक्टिवनेस, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस के थ्रू भी, चेकलिस्ट फॉलो करके भी, ठीक है। सो जब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करेंगे, चेक करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि हाउसकीपिंग ठीक से क्लीनिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक से जो कंपोजिशन करना है, केमिकल में कितना वाटर मिलाना है, कितना केमिकल मिलाना है। ट्रेंड ही नहीं है स्टाफ। अब उसको बोला गया कि 1 लीटर में 4 मग आपको डालना है, सॉरी 1 बाल्टी में 4 मग डालना है आपको, ठीक है, या 2 मग डालना है आपको। लेकिन स्टाफ या तो एटीट्यूड ऐसा है कि कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, चलो डालते हैं नहीं डालते हैं, या चलो डाल देते हैं, थोड़ा सा डाल देते हैं, या डाल तो रहा है लेकिन हाईली इन्फेक्टेड एरिया में मान लीजिए 4 डालना है, नॉन हाईली इन्फेक्टेड एरिया में आपको 2 मग डालना है, लेकिन वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा। जो नॉन हाई रिस्क एरिया है वहाँ पर भी 4 मग डाल रहा है और वहाँ पर भी 4 मग डाल रहा है, या इसका वाइस वर्सा उल्टा कर रहा है, 2 मग ही यूज कर रहा है। कहने का मतलब ये है जो कंपोजिशन है, जो बनाना है उसको केमिकल क्लीन करने के लिए वाटर के साथ, वो एज पर गाइडलाइंस डायरेक्शन फॉलो नहीं कर रहा है। उसके कई कारण हो सकते हैं, अगेन या तो एजुकेटेड ही नहीं है, नया स्टाफ है, उसको किसी ने बताया ही नहीं, या हो सकता है आपके पास इनफ रिसोर्सेज ही ना हो। कभी कभी हम इस चीज़ को इग्नोर मार देते हैं
कि स्टाफ का या तो एटीट्यूड नहीं होगा, रिसोर्सेज भी कई बार नहीं होते, प्रोवाइड ही नहीं करे जाते। कई बार स्टाफ से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हैंड वॉश हैंड रब करो, ग्लव्स पहन के काम करो। आई हैव सीन, मैंने स्टाफ से पूछा कई बार, तो स्टाफ बोलते हैं ग्लव्स है ही नहीं सर, पहने कहाँ से, प्रोवाइड ही नहीं होते, ख़त्म हो जाएंगे फिर हमें डांट पड़ती है कि आपने ग्लव्स क्यों ख़त्म कर दिए। हैंड वॉशिंग के लिए सर सोप ही नहीं होता वहाँ पर, तो हाथ कैसे धोएं। हैंड सैनिटाइजर सर मिलता ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, कैसे करें। तो रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं होंगे, ऐसा भी कारण हो सकता है। तो जब आपको केमिकल ही नहीं प्रोवाइड किया जाता या बोला जाता है इतना ही यूज करना है, तो उस केस में स्टाफ प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेगा। तो टीम का क्या काम है, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम का काम है कि वो उस चीज़ को वेरीफाई करे, वैलिडेट करे, इफेक्टिवनेस चेक करे। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन वाली क्लास में पीआरई चैप्टर में हमने पढ़ा था ना। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, कंफर्म करना, वैलिडेट करना कि हमारा जो प्रोटोकॉल है क्या हम उसको सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। गाइडलाइंस तो बता दी, लेकिन चीज़ें प्रोटोकॉल्स के हिसाब से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। तो इम्प्लीमेंट करना तो आपको पता है, लेकिन क्या स्टाफ को पता है, नहीं पता है। उसको हम कैसे ऑडिट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, कोई भी चेकलिस्ट डेवलप करके हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के लिए, तो उसका सर्विलेंस भी करना हमें ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो सर्विलेंस में मोटा मोटा हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, मैं समराइज करूँगा आपको एक बार। तो सर्विलेंस में आप हाई रिस्क एरियाज का सर्विलेंस करेंगे, HAIs का सर्विलेंस करेंगे, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस, हैंड हाइजीन, कोई भी कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन या रिपेयर वर्क होगा उसका सर्विलेंस करेंगे, आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शन का सर्विलेंस करेंगे, MDROs, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने बात की थी MRSA, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, ग्राम नेगेटिव, VRE। ठीक है, MRSA का फुल फॉर्म आप जरूर पढ़ लीजिएगा, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोक्यूलस ऑरिसिस। ठीक है, वेनिसिलिन रेजिस्टेंस इकोक्लियस। ये आपको CDC की गाइडलाइंस, सबसे बेस्ट गाइडलाइंस है, वो आप पढ़ सकते हो। जैसे हमने बात की थी बेसलाइन की आउटब्रेक वाले इन्फेक्शन वाले पॉइंट में, तो बेसलाइन क्या है आप CDC की गाइडलाइन पढ़ सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। आप अपनी कमेटी में भी, जो आपकी HIC कमेटी है, उसमें भी डिस्कस करके अपना बेसलाइन बना सकते हैं कि क्या हमारा एक्सपेक्टेड है और क्या आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शन है, क्या ट्रेंड है और उस ट्रेंड पे हमें क्या काम करना है, वो सब आप कमेटी में अपनी मंथली मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और क्या था हमारा हाउसकीपिंग। ठीक है, तो हाउसकीपिंग एक्टिविटीज का सर्विलेंस करना है, और आप और भी पैरामीटर्स जो इन्फेक्शन के हैं, जैसे नीडल स्टिक इंजरी है, कितनी नीडल स्टिक इंजरी हुई है हमारे हॉस्पिटल में, BBF क्या होता है, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, कितने हुए, तो उसका भी सर्विलेंस आप कर सकते हैं। ठीक है, कॉर्टिक्लेप्सी, वेप, SSI, ये HAIs जिसको हम बोलते हैं हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, उसको भी आप सर्विलेंस कर सकते हैं, उसका भी ऑडिट कर सकते हैं। हैंड हाइजीन का ऑडिट जरूर करना है। ठीक है, WHO का ऑब्जर्वेशन फॉर्म यूज करके। तो ये सारे चीज़ों को, सारे एस्पेक्ट्स को हमें ध्यान में रखते हुए अपना सर्विलेंस प्रोग्राम डेवलप करना है, और उसके हिसाब से हमें मंथली बेसिस पर डेटा कलेक्ट करना है, कैप्चर करना है और फीडबैक देते रहना है, सो दैट वी आर अवेयर कि हमारा किस प्रोग्राम में अच्छा रिजल्ट आ रहा है और किस प्रोग्राम में हमें एक्शंस लेने की ज़रूरत है
हम अचीव नहीं कर पा रहे जो हमारा टारगेटेड गोल है। क्लियर है? सो दैट्स इट अबाउट दिस। थैंक यू।